पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया। कई स्थानों पर दोबारा मतदान का ऐलान किया गया है। जहां गड़बड़ी के आरोप हैं वहां फिर से मतदान होगा, वहां फिर से वोटिंग होगी। ईवीएम पर टेप मिलने वाले बूथों पर भी रीपोल की जो है बात कही गई है। निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने का फैसला प्रशासन ने जांच के बाद निर्णय लिया है। निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने जांच के बाद ये निर्णय लिया है। तो ये पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, रीपोल की बात सामने आ रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल का बड़ा बयान। कई स्थानों पर दोबारा मतदान का ऐलान किया गया है। जहां खामियां हुई, गड़बड़ी हुई, वहां पर फिर से मतदान होगा। ईवीएम पर टेप मिलने वाले बूथों पर रीपोल होगा। निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने की बात कही गई है। चलिए बढ़ते आगे। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग लगातार सुबह से ही जारी है। 142 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है 3 बजे तक। अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो देखिए 78.68% मतदान हुआ है। दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। उत्तर 24 परगना में जो है 77.3% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। कोलकाता उत्तर में 78% मतदान हो चुका है। वहीं कोलकाता दक्षिण की अगर बात की जाए तो 75.38% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये 3 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं जो मतदान हुआ है। दक्षिण 24 परगना में 76.75% मतदान हुआ है। पूर्व वर्धमान में सबसे अधिक 83.11% मतदान हुआ है। वहीं हावड़ा में 77.73% वोटिंग हुई है। हुगली में 80.77% मतदान हुआ है। तो 142 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, मतदान किया जा रहा है। 3 बजे तक 78.68% मतदान हुआ है। उत्तर 24 परगना में 77% वोटिंग अब तक हो चुकी है। कोलकाता उत्तर की बात करें तो 78% मतदान अभी तक हुआ है। ये आंकड़े 3 बजे तक के हैं। सुबह से लेकर 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो आपको बता रहे हैं। दक्षिण 24 परगना में 76.75% मतदान। पूर्व वर्धमान में सबसे अधिक जो है मतदान का प्रतिशत रहा है। 83% मतदान हुआ है। जयपुर में ग्रीष्मकालीन के दौरान पेयजल और विद्युत आपूर्ति से जुड़ती बढ़ती हुई शिकायतों को देखते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महानिदेशक HCM रीपा श्रेया गुहा ने राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन पर निरीक्षण कर अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। सचिवालय स्थित कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल की कार्यप्रणाली, लंबित मामलों, शिकायत समाधान की गुणवत्ता की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को विशेष रूप से पानी और बिजली से जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए हैं। श्रेया गुहा ने सतत प्रशिक्षण के जरिए शिकायत निस्तारण प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। वहीं पोर्टल पर अब तक 40.65 लाख शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 95.5% मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। जयपुर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 5 दिवसीय मैराथन दौरे के बाद विधानसभा पहुंचे, जहां वे अब विधानसभा कार्यों को निपटा रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने 8 जिलों ब्यावर, पाली, सिरोही, उदयपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़, राजसमंद और अजमेर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत कई जनसभाओं और सम्मेलनों को संबोधित किया और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसके साथ ही जनसुनवाई और प्रेस वार्ताओं के जरिए जनता से संवाद किया। धरियावाद क्षेत्र में अज्ञात बीमारी से बच्चे की मौत के बाद वे पीड़ित परिवारों से मिलने भी पहुंचे। संगठन बढ़ाओ अभियान को लेकर लगातार सभाएं की जा रही हैं। महिला आरक्षण सहित कई मुद्दों का जिक्र यहां पर हुआ। धरियावाद में पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की गई है। 5 दिन के दौरे के बाद विधानसभा पहुंचे हैं टीकाराम जूली। 8 जिलों का व्यापक उन्होंने लगातार दौरा किया है।
संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान पर लगातार सभाएं कर रहे हैं। जनगणना 2027 के प्रथम चरण को लेकर प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर संदेश नायक ने आम जन से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि नागरिक स्वगणना के माध्यम से स्वयं सही और पूर्ण जानकारी दर्ज करें ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक हो सके। जिला प्रशासन की ओर से इस अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जिससे हर घर की सही गणना सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान में जनगणना का कार्य शुरू होने वाला है। इसका पहला चरण 1 मई से 15 मई तक स्वगणना के रूप में शुरुआत होगी। 16 मई से 14 जून तक होगा, जिसमें फील्ड कार्य किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण काम के लिए सफल बनाने के लिए हर नागरिक का सहयोग जरूरी है। इस बार डिजिटल तकनीक के उपयोग किया जा रहा है। प्रगणक जो गणना करने वाला व्यक्ति है वो मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी एकत्रित करेगा। वो आपके पास आके आपके मकान सुविधाएं, परिवार से जुड़ी जानकारी एकत्रित करेगा। और इसके साथ साथ आम नागरिक भी 1 मई से 15 मई तक खुद भी अपना ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपना जानकारी हमें दे सकता है। मैं जिले के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधि गणों और जनता से अनुरोध करता हूं कि वो स्वयं गणना करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें ताकि जनगणना का सही लाभ सभी लोगों को तक पहुंचे। आपसे विनम्र निवेदन है कि जब भी प्रगणक या पर्यवेक्षक आपके पास आते हैं उसे सही और पूर्ण जानकारी दी जाए। इससे सरकार की योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी और जन कल्याण के कार्य बेहतर तरीके। जयपुर में JCTSL के लो फ्लोर बस कर्मचारियों का आमरण अनशन छठे दिन भी जारी है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों में से अनशनकारी मनीष श्रीमाली की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कावंटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि JCTSL प्रबंधन लगातार वार्ता से बच रहा है, जिससे कि गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। इंटक यूनियन अध्यक्ष रामकुमार विश्नोई ने चेतावनी दी है, यदि जल्दी समाधान नहीं निकला तो कर्मचारी कार्य बहिष्कार और चक्का जाम जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखिए, कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन आरोप लगाया है। कंपनी प्रबंधन पर वार्ता के लिए कंपनी प्रबंधन तैयार नहीं है, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं। और ऐसे में कर्मचारियों ने भी साफ कह दिया है कि अगर जो है बातचीत नहीं की जाती है, मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो चक्का जाम जैसे कदम उन्हें उठाने होंगे। कर्मचारियों का प्रबंधन पर वार्ता न करने का आरोप, साथ ही देखिए कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। चक्का जाम की चेतावनी यहां पर कर्मचारियों की तरफ से दी गई है। बांसवाड़ा में बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने HPV वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौर सहित विभागीय अधिकारियों ने स्कूलों का दौरा कर छात्राओं को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया है। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों से अभिभावकों की सहमति लेकर पात्र बालिकाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं विभाग के अनुसार 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी और 15वां जन्मदिन न मनाने वाली बालिकाओं को ये वैक्सीन निःशुल्क लगाई जा रही है। टीकाकरण चिकित्सा केंद्रों पर किया जाएगा, जबकि स्कूलों के माध्यम से समन्वय कर अधिक से अधिक छात्राओं को लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। बांदीकुई जंक्शन पर जयपुर मंडल के DRM रवि जैन ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव और पूर्व पार्षद रतन पटेल ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर करीब 17 ट्रेनों के ठहराव की मांग उठाई है, जिसमें डबल डेकर, गुवाहाटी, सियालदाह और जलपाईगुड़ी जैसी प्रमुख ट्रेनों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही बांदीकुई कुटी को जोड़ने वाली सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने का मुद्दा भी रखा गया। DRM ने सभी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया, जबकि स्टेशन पर निरीक्षण प्रक्रिया जारी है।
DRM साहब जयपुर से बांदीकुई स्टेशन पधारे थे, उनसे बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई। हमने सबसे पहले इनसे हमारे बांदीकुई से जो 17 ट्रेन थ्रू निकल रही है उनके लिए मांग की। स्पेशली हमने डबल डेकर, अजमेर से हल्दा, जलपाईगुड़ी ऐसी ट्रेनों के लिए मांग की कि जो बांदीकुई से लंबी दूरी की ट्रेन है, लोगों को जो सुविधा मिल सके उन ट्रेनों का यहाँ स्टॉपेज किया जाए। दूसरा, केंद्रीय विद्यालय से कुटी तक जो रोड है मात्र 50-60 मीटर है और वो एसडीएम साहब बांदीकुई द्वारा आदेशित है कि उसको बनाया जाए। ये हमने उनसे प्रमुखता से मांग रखी, उन्होंने हमारी बात को सुना और हमें सकारात्मक आश्वासन दिया। जो ट्रेन पे स्टॉपेज का सवाल है तो वो एक रेगुलर प्रोसेस है भारतीय रेल का। अभी रिसेंटली भी 2-3 ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पे दिया गया है, डिपेंडिंग ऑन कितना यात्री भार है और कितनी आए हैं उसके हिसाब से स्टॉपेज डिसाइड होता है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें आगे भी अगर कोई ज़रूरत होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, यात्री भार और आय के हिसाब से देखें तो बांदीकुई 5वें नंबर पर आता है रेलवे जयपुर जोन में। तो सर इस संबंध में तो बांदीकुई वासियों के लिए एक सौगात मिलनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि अभी रिसेंटली जब रिव्यू किया गया था तो उसके बाद कुछ ट्रेन को स्टॉपेज दिया गया है। आगे भी जैसे जैसे ज़रूरत होगी और जैसे, क्योंकि देखिए स्टॉपेज आपको बांदीकुई दिखता है पर जो ट्रेन यहाँ से हावड़ा जा रही है, यहाँ का स्टॉपेज जो है वो आगे की पूरी एक सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो वो सब कुछ मद्देनजर। डूंगरपुर जिले के सगवाड़ा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य के चिकित्सालय में बद इंतजामी का मामला सामने आया है, जहां पर बुधवार सुबह सोनोग्राफी कक्ष बंद रहने से मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। सुबह 7 बजे से ही दूर दराज से आए मरीज कतार में लगे रहे, लेकिन 10 बजे तक भी कक्ष नहीं खुला, जिससे कि गर्भवती महिलाओं और दर्द से पीड़ित मरीजों में आक्रोश फैल गया। बाद में जानकारी सामने आई, सोनोग्राफी डॉक्टर अवकाश पर थे, जिसके कारण कक्ष बंद रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी गई। मजबूर होकर कई मरीजों को बाहर निजी जांच करानी पड़ी। तो देखिए, डॉक्टर अवकाश पर थे, सूचना नहीं देने से परेशानी बढ़ गई है। गर्भवती महिलाओं मरीजों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश ऐसे में देखा जा रहा है, क्योंकि मरीजों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मरीज ऐसे हैं देखिए जिनकी कंडीशन नहीं होती है और ऐसे में उन्हें बाहर जांच करानी पड़ रही है। कई मरीज इसी आस में पहुंचते हैं कि उन्हें यहाँ पर सुविधाएँ मिलेंगी, यहाँ वो अपना इलाज जो है बहुत ही कम पैसों में निःशुल्क करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिससे मरीजों को जांच के लिए बाहर भटकना पड़ रहा है। और ऐसे में अब जो है इनकी जो नाराज़गी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आक्रोश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लगातार परेशानी का सामना ये मरीज़ कर रहे हैं। घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुविधाएं इन्हें नसीब नहीं हो रही। प्रेगनेंसी महिला बैठी है, उनको देख के बहुत दर्द उनको भी एहसास हो रहा है। कुछ एक बंदा है जैसे मतलब पथरी की शिकायत है और पथरी का दर्द असहनीय है, वो भी रो रहा है बेचारा बैठा बैठा। लेकिन इन लोगों ने यहाँ कोई भी चीज चस्पा नहीं किया, ना तो टाइमिंग है ना कुछ नहीं, और लॉक जड़ा हुआ है। अस्पताल का टाइम 8 से शायद 2 बजे का है, लेकिन अभी 10 बजने आ गए, ना किसी मेडिकल ऑफिसर को। मल्होत्रा में जिरला डंपिंग यार्ड में अवैध और असंगठित कचरा निस्तारण के मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार, नगर परिषद बालोतरा के आयुक्त और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ये आदेश न्यायमूर्ति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति संदीप शाह की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि डंपिंग यार्ड में बिना वैज्ञानिक प्रक्रिया और पर्यावरणीय मानकों का पालन किए खुले में कचरा डाला जा रहा है, जिससे जहरीली गैसों, दुर्गंध और भूजल प्रदूषण जैसी कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वहीं मामले की पैरवी अधिवक्ता दिलीप कुमार जानी ने की। अब प्रशासन को अदालत में अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। बालोतरा जिले का जेरला में स्थित डंपिंग यार्ड है। यहाँ पर बालोतरा के नगरीय परिषद का पूरा कचरा है वो इकट्ठा किया जा रहा है। इस कचरे को निस्तारण के लिए ये मशीनें भी लगाई गई है, लेकिन कई वर्षों से बंद पड़ी है। इस कचरे को अब निस्तारण नहीं करके ये लोग जला रहे हैं, जहाँ से यहाँ बहुत सारा पर्यावरण है, प्रदूषण फैल रहा है, धुआं उठ रहा है। धुएं के कारण कई प्रकार की बीमारियाँ पैदा हो रही है और इसी कचरे का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। ये गोवंश खा रहे हैं, खा करके हमेशा आए दिन 10-15 गोवंश की मौत हो रही है।
इसके अलावा यहाँ पर एसटीपी लगा हुआ है। एसटीपी में बिना सीवरेज का जो पानी आता है नगर का, तो उसको बिना ट्रीटमेंट किए ये खेतों में छोड़ देते हैं, जिससे यहाँ के लोगों की ज़मीन है वो पूरी बंजर हो चुकी है। लोग आज पलायन को मजबूर हो चुके हैं। पूरा पर्यावरण है वो पूरा नष्ट हो चुका है। वनस्पति पूरी ख़त्म हो चुकी है। भूजल है वो पूरा ख़राब हो चुका है। और इसके लिए हमने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आयुक्त को तथा जिला कलेक्टर को। भरतपुर में पक्का बाग सहित आधा दर्जन कॉलोनियों के लोगों ने पूर्व पार्षद रामेश्वर सैनी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कमल चौधरी को ज्ञापन सौंपकर अछनेरा रोड निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने और सड़क चौड़ाईकरण में रियायत देने की मांग की है। रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे स्थानीय निवासियों ने बताया कि प्रस्तावित 16 मीटर चौड़ाईकरण से कई मकानों और दुकानों को नुकसान होगा, इसलिए इसे 14 मीटर तक सीमित किया जाए। इसके साथ ही MSJ कॉलेज से गोपाल नगला मोड़ तक सड़क पिछले 6 महीनों से खुदी पड़ी होने के कारण हादसों का खतरा बना हुआ है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। विकास कार्य बड़ी तेजी से कराए जा रहे हैं। भरतपुर अछनेरा रोड को लेकर जो प्रशासन के द्वारा उसकी जो चौड़ाई बढ़ाई जा रही है उसमें कई कमियां हैं, जैसे कि MSJ कॉलेज से पक्का बाग तक 16 मीटर है। उसके बाद में पक्का बाग से और विकरण मोड़ तक जो हमने जो सुना है 15 मीटर है। लेकिन जो बचामदी के लोग हैं उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को प्रशासन के द्वारा अपनी मनमर्जी तरीका से एक पाली जिले के रोहट क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बालिका शिक्षा को समाज और राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला बताया। उन्होंने राजेश्वर भगवान आंजणी माता गुरुकुल कन्या महाविद्यालय के नवनिर्मित छात्रावास भवन का लोकार्पण करते हुए कहा कि शिक्षित बालिकाएं 2 परिवारों को आगे बढ़ाती हैं और आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि बालक बालिका दोनों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे देश और प्रदेश का विकास सुनिश्चित हो सके। राज्यपाल ने गुरुकुल परंपरा, भारतीय संस्कृति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उल्लेख करते हुए बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच अपनाने की अपील की है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब मध्य प्रदेश के, जहां मध्य प्रदेश के दतिया में सोनागिरी जैन मंदिर से हुई मूर्ति चोरी का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 से 5 अप्रैल 2026 की रात हुई इस वारदात में भगवान चंद्र प्रभु के करीब 7 किलो चांदी की मूर्ति, 2.5 किलो चांदी का सिंहासन समेत लगभग 25 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। गिरफ्तार आरोपियों में एक अंतर्राज्यीय शातिर चोर भी शामिल है, जो कि 100 से अधिक वारदातों में लिप्त रहा है, जबकि 2 आरोपी स्थानीय हैं। पुलिस ने चोरी गया पूरा माल बरामद कर लिया है और टीम की कार्रवाई की सराहना की गई है। अंतर्राज्यीय चोर जिसके ऊपर लगभग 50 से 100 प्रकरण से ज़्यादा इसमें होने की संभावना है। कई उस पर स्थायी वारंट और कई जगह वो फरार भी है। वो विशाल नाम का आरोपी है। उसके साथ उसके 2 अन्य सहयोगियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उससे जो भी चोरी गया, जो भगवान की मूर्ति थी, अन्य जो मशरूका था, वो सभी जब्त किया गया है। कुल लगभग 25 लाख का इसमें चोरी का जो कीमत थी वो पूरा रिकवर किया गया है। और इस पूरी कार्रवाई में हमारे थाना सोनागिर, आसपास के अन्य थानों के सभी अधिकारी कर्मचारी, SDOP महोदय के निर्देशन में भी पूरी। हिंडौन सिटी में जाटव समाज सुधार समिति के युवा अध्यक्ष हरिओम ठेकेदार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित को सुरक्षा देने की मांग की है। ये घटना 20 अप्रैल की रात उस समय हुई जब खटाना पेट्रोल पंप और गाजीपुर टोल प्लाजा के बीच उनकी गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। गनीमत रही कि वे बाल बाल बच गए। इस संबंध में थाना महुआ में 21 अप्रैल को मामला दर्ज हुआ है। समाज ने निष्पक्ष जांच, सख्त कार्रवाई, पुलिस गश्त बढ़ाने और पीड़ित को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। तो वहीं कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इंदौर में अपने 28 गाँवों की रोड है वो टूटी पड़ी हुई है। उसके विषय में हमारे समाज के सभी लोग आए थे, तो उसमें भी कलेक्टर साहब को हमने विषय रखा है। दूसरा, इंदौर की जो लाइट है कि अपने विद्युत के तार है वो भी बहुत ढीले और डैमेज हो चुके हैं, तो लाइन को शीघ्र बदलवाए ताकि वहाँ पर बिजली की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे। ये हमारे विषय के
जयपुर से खबर, पुलिस मुख्यालय से एडीजी स्तर पर नई रेंज आवंटन सूची जारी। एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ को मिली है भरतपुर रेंज की जिम्मेदारी। एडीजी दिनेश एमन को जयपुर रेंज का प्रभारी बनाया गया है। वहीं एडीजी संजीव कुमार नर्जरी को बीकानेर रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए, सभी की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। एडीजी विशाल बंसल को कोटा रेंज का प्रभार सौंपा गया है। एडीजी हवा सिंह घुमारिया को जोधपुर रेंज और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। वहीं एडीजी एस संगाथेर को उदयपुर रेंज का प्रभारी बनाया गया है। एडीजी रुपिंदर सिंह को अजमेर रेंज का प्रभार सौंपा गया है। डीजी संजय अग्रवाल कानून एवं व्यवस्था ने आदेश क्रमांक 437 जारी किए हैं। तो देखिए, सभी की जिम्मेदारियां यहां पर तय की गई हैं, सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों को नए प्रभार सौंपे गए हैं। राजस्थान पुलिस में एडीजी स्तर पर नई रेंज जो है, इन नई रेंजों में तैनाती की गई है। प्रमुख रेंजों में नई तैनातियां की गई हैं। सभी को जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। डीजी कानून व्यवस्था ने आदेश जारी किए हैं। तो कई वरिष्ठ अधिकारियों को नए प्रभार सौंप दिए गए हैं। एडीजी स्तर पर नई रेंज जिम्मेदारियां तय की गई हैं सभी की। ये वो लिस्ट सूची जारी कर दी गई है। जयपुर, भरतपुर सहित कई प्रमुख ऐसे रेंज हैं जहां पर जो है ये बदलाव किए गए हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभार सौंपे गए हैं। पुलिस में एडीजी स्तर पर नई रेंज जिम्मेदारियां तय की गई और ज़्यादा बातचीत के लिए सहयोगी राकेश दाधीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, डीजी कानून व्यवस्था ने आदेश जारी कर दिए हैं, लिस्ट जारी हो गई है, किन किन को क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं? देखिए, जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और पुलिस प्राथमिकताओं के उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा एवं अपेक्षित प्रगति अर्जित करने के संबंध में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। साथ जो एडीजी ऑफिसर है उनको जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें पहले नंबर पे एडीजी बीजू जॉर्ज जोसेफ को भरतपुर रेंज का प्रभारी बनाया गया है। एडीजी दिनेश एमएन को जयपुर रेंज का प्रभारी बनाया गया है। एडीजी संजीव कुमार नजरी को बीकानेर रेंज का प्रभारी बनाया गया है। एडीजी विशाल बंसल को कोटा रेंज का प्रभारी बनाया गया है। एडीजी हवा सिंह घुमरिया को जोधपुर रेंज और जोधपुर कमिश्नरेट का प्रभारी बनाया गया है। एडीजी एस संगाथेर को उदयपुर रेंज का प्रभारी बनाया गया है। वहीं रुपेंद्र सिंह को अजमेर रेंज का प्रभारी बनाया गया है। जी, साझा करने के लिए। तो जयपुर, भरतपुर सहित कई प्रमुख रेंजों में ये तैनाती की गई है।